दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुरेंद्र नैनी। आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा और आज हम बिंदास हरियाणा पर आप सब के लिए एक ऐसी महत्वपूर्ण खबर लेके आए हैं जो आपके लिए नहीं, आपके बच्चों से भी जुड़ी हुई और साथ में देश भर के जितने भी शिक्षक हैं उन सब से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं छात्रों से और अभिभावकों के साथ साथ शिक्षकों से जुड़ी हुई आज की खबर की। जी हाँ, शिक्षा नीति में जो है वो बदलाव किया गया है। करीब 34 साल बाद मोदी सरकार की कैबिनेट में आज बैठक हुई, इसमें बदलाव किया गया। लोहान साहब, हम एक एक करके अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या क्या वो मुख्य मुद्दे हैं जिसमें बदलाव किया गया। जी नैन साहब, लेकिन उससे पहले हम सभी दर्शकों को बता दें कि जो देश भर की शिक्षा नीति होती थी, MHRD जिस के नाम से जिसको जाना जाता था, अब उसका नाम भी बदल दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय उसका नाम दे दिया गया है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग हम बिंदास हरियाणा पे सभी दर्शकों को बता दें। आमतौर पे जो MHRD विभाग होता था, जिसके अंतर्गत शिक्षा विभाग के सभी जो कार्यालय है या अध्यापक है वो सारे आते थे, लेकिन अब उसका नाम शिक्षा विभाग रख दिया गया है। और कैबिनेट की मीटिंग हुई है नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। 34 साल के बाद आज एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। आइए आज आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिरकार उसके अंदर कौन कौन से निर्णय लिए गए। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात जो नैन साहब आती है, आमतौर पे पूरे देश भर के शिक्षकों के द्वारा ये शिकायत की जाती थी कि उनको हमेशा दूसरे कार्यों में, मतलब कि शिक्षा के अलावा ड्यूटी की जो बात आती है तो दूसरे कार्यों में उनको लगाया जाता था। लेकिन अब शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर आज एक शिक्षा नीति से जुड़ी हुई है। जी हाँ, बड़ी खबर ये है, अब अध्यापकों को कहीं और ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। उनका काम रहेगा शिक्षा से जुड़ा हुआ। या तो वो बच्चों को पढ़ाएंगे जिसके लिए उनको टीचर का दर्जा दिया जाता है, या फिर जब अगर कहीं देश में कहीं भी चुनाव होते किसी राज्य में तो चुनाव में उनकी ड्यूटी रह सकती है। उसके अदरवाइज कहीं और उनकी ड्यूटी वगैरह नहीं लगेगी। अमूमन तौर पर लोहान साहब ये देखा जाता है, चाहे हम हरियाणा की अगर हम बात करें, जब मंडी खरीद की शुरू हो रही थी, चाहे गेहूं की खरीद हो, सरसों की खरीद हो, वहां भी टीचरों को ड्यूटी के लिए लगाया जाता था। या फिर लॉकडाउन की बात करें, लॉकडाउन में जहां तक जैसे कि आजकल सावन का महीना चल रहा है, शिवरात्रि की अगर बात करें पीछे थी, तो बहुत सारे टीचरों को मंदिरों पर ड्यूटी लगा दी गई कि आपको सोशल डिस्टेंस का वहां पालन कराना है। तो इस तरीके से बहुत सारे टीचरों को कहीं कहीं ड्यूटियां लगाई जाती थी। नैन साहब इतना ही नहीं, मुझे याद है वो दौर जब हरियाणा को सोच मुक्त बनाया गया था तो अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई थी। अगर कोई भी बाहर सोच के लिए जाता है उसको उसका नाम लिखे और उसको जागरूक करे, और उसके अगर फिर भी नहीं मानता तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। ऐसे ऐसे कामों में अध्यापकों को लगाया जाता था। 100 बातों की एक बात, लगभग ऐसा कोई काम नहीं था जो टीचरों से नहीं करवाया जाता। लेकिन अब टीचरों के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब हम बात करें शिक्षा नीति पे। लोहान साहब, पहला पॉइंट आप एक बार दर्शकों को बताने की। जी, हम सभी दर्शकों को बता दें कि आज हम 19 पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं जो इस शिक्षा नीति से जुड़े हुए हैं। एक एक करके हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और सबसे पहला पॉइंट है SSRA, यानी कि स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, जिसके चीफ शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे। प्रत्येक राज्य की अपनी एक कमेटी बनेगी और उस कमेटी के जो चीफ होंगे वो शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे, जिनकी देखरेख में सारा शिक्षा विभाग का काम किया जाए। बिल्कुल। अगर हम पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो 4 ईयर यानी कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एंड सेकंड ईयर बीएड और फर्स्ट ईयर बीएड कोर्स चलेंगे। अब ये कोर्स अलग अलग रूप में चलाए जाएंगे। तीसरे पॉइंट की बात। बिल्कुल नैन साहब, इससे पहले क्या होता था कि बीएड सिर्फ 1 साल की होती थी, या फिर अब कुछ समय पहले 2 साल की कर दी गई थी। लेकिन अब अलग अलग बांट दिए गए हैं। अगर आप बीएड को अलग अलग एंगल से, मतलब ये कहें कि आप +2 के बाद करते हैं या ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, तो उसका पीरियड जो है वो घटा बढ़ा दिया गया है। और तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, ECCE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनबाड़ी और स्कूलों के माध्यम से दी जाएगी। इससे पहले क्या होता था कि सिर्फ स्कूलों के माध्यम से दी जाती थी और आंगनबाड़ी के पहले ECCE शुरू कर दी गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी दी जाती थी, लेकिन अब वो आंगनबाड़ी केंद्र भी शिक्षा विभाग के अंडर आएंगे। बिल्कुल। पॉइंट नंबर 4 की बात करें, TET अब लागू होगा। TET की बात करें, अप टू सेकेंडरी लेवल का ये होता है। अब ये भी शिक्षा विभाग की नई नीति में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। जी बिल्कुल, TET भी लागू किया जाएगा। जी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता था, अब उसको पूरे देश भर में लागू किया गया है। सेकेंडरी लेवल तक अब उसको कंपलसरी कर दिया गया है।
अगर हम पांचवें पॉइंट की बात करें, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा। जी हाँ, जैसा कि हमने अभी जिक्र किया था शुरुआती दौर में कि अध्यापकों को शिक्षा के अलावा दूसरे कार्यों में लगाया जाता था, लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आई है, और खास बात यह है कि यह शिक्षा नीति 21वीं शताब्दी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, और इसी वजह से शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा और सिर्फ चुनाव की ड्यूटी ही अध्यापकों से ली जाएगी। बीएलओ की जो ड्यूटी है और एमडीएम मिड डे मील की जो ड्यूटी है उससे भी अब शिक्षकों को हटाया जाएगा। बिल्कुल, ये शिक्षकों के लिए बहुत ही सुखद खबर है। पॉइंट नंबर 6 की बात करें, स्कूलों में एमसी और एसडीएमसी, हम इन दोनों की अगर बात करें, इसके साथ साथ एससीएमसी यानी कि स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। पहले ये 2 कमेटियां होती थी, उनके साथ साथ बिल्कुल जो तीसरी एसएमसी होती थी और एसडीएमसी होती थी। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी, जिसके अंतर्गत जो बच्चे आते हैं या जो मैनेजमेंट की बात है वो सारे करेंगे, सारा का सारा देख रेख उनकी देख रेख होगा। लोहान साहब, अगर पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो शिक्षक नियुक्ति में डेमो यानी कि स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल होंगे। हालांकि इंटरव्यू पहले भी होते थे, लेकिन अब उसके अंदर पारदर्शिता लाई जाएगी और स्किल टेस्ट, और ये कहें कि उसके अंदर एक डेमो की तरह का उनका टेस्ट अब लिया जाएगा। 8वें पॉइंट की अगर हम बात करें तो शिक्षकों के लिए थोड़ा सा चिंताजनक है, घबराइए मत, धीरे धीरे इसका भी कहीं ना कहीं आपको अंदाजा लग जाएगा। 8वां पॉइंट जो है, शिक्षा नीति के तहत नई ट्रांसफर पॉलिसी अब सरकार लेकर आ रही है, जिसमें ट्रांसफर जो टीचरों को थे अपनी मन पसंद के अकॉर्डिंग वो अपना तबादला करवा लेते थे, अब फिलहाल के लिए ट्रांसफर बंद कर दिए जाएंगे। जी हाँ, लेकिन नैन साहब, हम आपको बता दें कि हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के जो अध्यापक हैं उनके लिए ये जो 8वां पॉइंट है, जिसके अंदर अभी आपने ट्रांसफर पॉलिसी की बात की है, ये कुछ अध्यापकों के लिए जब फायदेमंद है, कुछ अध्यापकों के लिए नुकसानदायक भी है, क्योंकि जो अध्यापक अपने गांव में अपने आसपास के स्कूलों में हैं या जिनको मनपसंद विद्यालय मिले हुए हैं, वो तो इस पॉलिसी से काफी खुश होंगे। लेकिन जो अध्यापक 50 किलोमीटर 80 किलोमीटर ऑलरेडी दूर है, अब उनको ये चिंता सताएगी कि 80 किलोमीटर जो अपने घर से दूर बैठा हुआ है, अब वो आने वाले समय में कभी भी अपने घर के नजदीक नहीं आ पाएगा। तो कहीं ना कहीं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग पोस्टिंग नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे हम आपको बता दें, अध्यापकों की प्रमोशन होगी, उस प्रमोशन के दौरान ही अध्यापकों की बदली की जाएगी। हालांकि इसके अंदर थोड़ा सा लूज पॉइंट छोड़ा गया है, थोड़ा सा हम ये कहें कि अध्यापकों को थोड़ी सी राहत दी गई है कि अगर कहीं पर उनकी पदोन्नति होती है या कोई और कोई समस्या आती है तो ऐसे हालात में ट्रांसफर की जा सकती है। जी लोहान साहब, अगर 9 नंबर पॉइंट की बात 9 नंबर की अगर हम बात करें तो नैन साहब, हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के अंदर जो केंद्रीय विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय हैं, ऐसे विद्यालय हैं जहां पर वहीं पर रहने खाने पीने की व्यवस्था की जाती है बच्चों की। लेकिन हरियाणा के अंदर वो स्कूल केंद्र के स्तर पे तो थे, लेकिन अभी हरियाणा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आरोही स्कूल हैं, इस तरह के स्कूल बनाए गए थे। लेकिन अब हरियाणा सरकार के अलावा मतलब पूरे देश भर में शिक्षकों के लिए स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे। बहुत पुराने समय में ऐसे होते थे, लेकिन उसके बाद खत्म कर दिए गए थे। लेकिन अब जो 9वां पॉइंट है, ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर। अब कहीं ना कहीं अध्यापकों को आने जाने की दुविधा नहीं होगी। जो पॉइंट हम आप बात करें थे अभी 8 नंबर पॉइंट की, उसकी एक राहत भी बिल्कुल राहत भी है कि आने जाने में जिसको समस्या हो रही थी, अब वो कहीं ना कहीं वहां पर क्वार्टर में रह के अपने बच्चों के साथ वहां पे समय बिता सकते हैं और अध्यापकों का भविष्य, बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 10 की बात करें, अभी कक्षा 12वीं तक यानी कि 18 वर्ष तक अभी जो नई नीति उसके अकॉर्डिंग RTE लागू होगा। लोहान साहब, अगर RTE की बात करें, राइट टू एजुकेशन की अगर हम बात करें तो राइट टू एजुकेशन 12वीं कक्षा तक लागू कर दिया गया, लेकिन वही साथ में दूसरी कंडीशन लगा दी गई कि अगर 18 साल है तो वो RTE का नियम लागू रहेगा। अगर उससे ज्यादा हो जाती है तो RTE का नियम खत्म हो जाएगा। पॉइंट नंबर जो 11 है, विस्तार से लोहान साहब बताएंगे, बड़ा ही फायदे वाला है, ध्यान से सुनिए। जी बिल्कुल, अगर हम 11 नंबर पॉइंट की बात करें तो मिड डे मील के साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में दिया जाएगा। इससे पहले नैन साहब सिर्फ जो मिड डे मील का खाना होता था लंच के दौरान वही दिया जाता था, लेकिन बार बार शिकायतें आ रही थी कि जो बच्चे जो गरीब परिवारों से संबंध रखते हैं या जो मजदूर परिवार से संबंध रखते हैं, तो उनके माता पिता सुबह उठते ही दिहाड़ी के लिए चले जाते थे, काम के लिए चले जाते थे, तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे भूखे रह जाते थे। उन भूखे बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए या ये कहें कि उनको
अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए अब ये फैसला लिया गया है कि उनको हेल्दी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में आते ही दिया जाएगा। बच्चों के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि जो बच्चे घर से, जैसे कि लोहान साहब ने जिक्र किया, सुबह सुबह भूखे पेट यानी कि खाली पेट आते थे और आधी छुट्टी जब होती थी, आधी छुट्टी के दौरान उनको मिड डे मील दिया जाता, तो अब उन बच्चों के लिए बड़ी सुखद खबर है। अब उनको स्कूल में आते ही यानी कि ब्रेकफास्ट, जैसे कि सुबह का नाश्ता हम करते हैं, तो हैवी नाश्ता उनको आते ही स्कूल में करवाया जाएगा। पॉइंट नंबर अगर 12 की बात करें, 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूल शिक्षा होगी, यानी कि 3 जो लैंग्वेज है, 3 जो भाषाएं हैं, उन पे अब स्कूली शिक्षा को किया जाएगा। जी बिल्कुल, प्रत्येक विद्यालय के अंदर 3 भाषाएं कंपलसरी होंगी। और हालांकि पहले भी ऐसा नैन साहब होता था, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत भाषा को तवज्जो दी जाती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो रीजनल लैंग्वेज है उसको भी अब तवज्जो दी जाएगी। जी, पॉइंट नंबर 13 की बात अगर पॉइंट नंबर 13 की बात करें तो फोन लैंग्वेज कोर्स भी स्कूलों में शुरू की जाएगी। ये बड़ी बात है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर है ये। हालांकि शिक्षा विभाग के अंदर या ये कहें कि स्कूलों के अंदर ऐसा लागू कर दिया गया है कि जो जिस प्रकार से पेशेंट केयर असिस्टेंट है, ब्यूटी एंड वेलनेस है, आईटी है, कंप्यूटर साइंस है, ऐसे बहुत सारे कोर्स लगाए गए थे, लेकिन उसके अलावा अब जो विदेशी भाषाएं हैं उन भाषाओं का ज्ञान भी स्कूलों के अंदर करवाया जाएगा। क्योंकि नैन साहब, जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके सामने बहुत बड़ी समस्या आती थी कि वो कैसे दूसरे देशों में जाके नौकरी करें। इनको अलग से कोर्स करना पड़ता था, पढ़ाई के बाद भी कोर्स करना पड़ता था, उसके बावजूद भी भविष्य इनका उज्जवल नहीं हो पाता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो विदेशी भाषा का जो ज्ञान जो स्कूलों में ही दिया जाएगा, तो उसके बाद बच्चों का मनोबल भी बढ़ेगा और उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। आने वाले समय में जो रोजगार के जो अवसर होंगे वो भी काफी बढ़ेंगे। बिल्कुल। पॉइंट नंबर अगर 14 की बात करें तो ये भी बड़ा बच्चों के लिए अहम पॉइंट है, क्योंकि इस 2 सब्जेक्टों पर ये पॉइंट आधारित है जो मैं आपको बता रहा हूँ। साइंस और मैथ, इन दोनों सब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि इसमें सब्जेक्ट में इंग्लिश शामिल नहीं है, इसमें साइंस है और मैथ है, इन दोनों चीजों को बढ़ावा दिया जाएगा। हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस और मैथ का जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, ये अनिवार्य होगा, इसको आप ऑप्शन में नहीं रख सकते। अब साइंस और मैथ को कंपलसरी कर दिया गया है। जी नैन साहब, हम आपको बता दें कि साइंस और मैथ वैसे जो 10वीं तक है वो कंपलसरी ही था, लेकिन अब इसके अंदर कहीं ना कहीं अपर लेवल पे अगर बच्चा जैसे साइंस, आर्ट, कॉमर्स लेना चाहे, लेकिन अब इसके अंदर जो मुख्य बात जो आई है साइंस और मैथ, वो ये है कि साइंस और मैथ के अंदर जिस प्रकार से पहले पढ़ाई करवाई जाती थी, अब कहीं ना कहीं टेक्निकल आधार पर कहें या फिर ये कहें कि जो खेल खेल में शिक्षा सिखाने की बात हो, या फिर इसके अलावा बच्चों की रुचि साइंस और मैथ में बढ़ाई जाएगी, जिससे कि आने वाले समय में बच्चों को जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं या रोजगार के लिए जो टेस्ट देना पड़ता है, वो टेस्ट देने में उनको कोई समस्या ना है। बिल्कुल। अगर पॉइंट नंबर 15 की हम बात करें तो स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होगी। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है। हम आपको बता दें कि इससे पहले स्थानीय भाषा को तवज्जो नहीं दी जाती थी। जैसे हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणवी भाषा को तवज्जो नहीं दी जा रही थी। हालांकि ये नीति बनाई गई है कि जो दूसरे राज्यों के बच्चे हैं वो हरियाणा के अंदर आते हैं और हरियाणा के बच्चे दूसरे राज्यों में जाते हैं। जिस प्रकार से नवोदय विद्यालय है या केंद्रीय विद्यालय की अगर हम बात करें तो नवोदय विद्यालयों में ऐसा होता है ना साहब कि 9वीं कक्षा के अंदर बच्चे यहाँ से किसी दूसरे राज्य में जाते हैं। जैसे मैं जवाहर नवोदय विद्यालय पावड़ा का अगर उदाहरण दूं तो मैं खुद वहां से पढ़ा हूं। मैं तो मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की। आपके सारे साथी भी आपको देख पा रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से जब नवोदय विद्यालय का नाम आता है तो हरियाणा नहीं बल्कि पूरे देश भर के जो नवोदय विद्यालय के जो बच्चे हैं उनके अंदर एक अपनापन आता है। तो वहां पर 9वीं कक्षा के अंदर जो बच्चे होते थे तो कुछ बच्चों को आंध्र प्रदेश भेजा जाता था, आंध्र प्रदेश के बच्चों को यहाँ पे भेजा जाता। तो हमें पहले तेलुगु से बहुत ज्यादा डर लगता था, लेकिन जब वो वहाँ पे गए और वहाँ पे पढ़ाई की तो तेलुगु बहुत आसान लगने लगी। यानी कि बच्चों के लिए ये जो नीति है, जो नई नीति बनाई गई है, बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि हम चाहे हरियाणा के हो, पंजाब के हो, जितनी भी देश में भाषाएं बोलियां बोली जाती है, बच्चे कहीं ना कहीं उससे रूबरू हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 16 की अगर हम बात करें, पॉइंट नंबर 16 लोहान साहब, ये है कि NCERT पूरे देश में अब नोडल एजेंसी के रूप में ये लागू की जाएगी। जी बिल्कुल। जी। उसके साथ साथ अगर हम पॉइंट नंबर 17 की बात करें, स्कूलों में राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा। नैन साहब, इससे पहले थोड़ा सा जी बिल्कुल बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि खासकर जो अध्यापक होते हैं उनको राजनीति का चस्का हो जाता है और उसकी वजह यही होती है कि बच्चों को भी हो जाता है। उसकी वजह यही होती है नैन साहब कि आए दिन कोई ना कोई नेता विद्यालयों में आता रहता है। और दूसरी बात, अगर अध्यापकों को ट्रांसफर करवानी होती या फिर अपनी ड्यूटी कटवानी होती या कोई भी काम होता तो नेताओं के पास जाना पड़ता था। लेकिन अब जब वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी,
ऐसी कोई बात ही नहीं रहेगी, तो उसके बाद निश्चित रूप से अध्यापक इस बात का काफी लाभ उठा पाएंगे। अब स्कूलों में राजनीति व सरकार का जो हस्तक्षेप है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। लेकिन 1947 से लेकर जब से हमारा देश आजाद हुआ है और आज तक जिस संरचना पे जिस तरीके से हम चल रहे हैं स्कूलों में, उन चीजों को देखते हुए, पुराने इतिहास को देखते हुए बड़ा मुश्किल सा लगता है। लेकिन चलो, ये नया नीति में बदलाव किया गया है, बिल्कुल आने वाला समय बताया इसके बारे में क्या था। लोहान साहब, अगर हम 18वें पॉइंट की बात करें, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा जिसमें कॉलेज बदलना आसान और सरल हो जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ कोई भी कॉलेज में जो दाखिला है वो भी बदला जा सकता है। हाँ बिल्कुल नैन साहब, इससे पहले बच्चों को काफी समस्याएं आती थी। उनके लिए कंडीशन लगाई जाती थी कि 1 साल 2 साल तो कम से कम आपको पढ़ना ही पड़ेगा इसी कॉलेज के अंदर। लेकिन अब बच्चे जब चाहें और जिस समय चाहे कॉलेज अपना बदल सकते हैं जी। और अगर हम 19वें और अंतिम पॉइंट की बात करें, नई शिक्षा नीति की हम बात करें, तो नई शिक्षा नीति में सिर्फ बीएड, इंटर के बाद 4 वर्षीय बीएड रहेगी, स्नातक के बाद 2 वर्ष की बीएड रहेगी और स्नातक के बाद 1 वर्ष का बीएड का कोर्स रहेगा। हम आपको बता दें कि ऐसा सिर्फ बीएड के लिए ही लागू किया गया है और किसी कोर्स में नहीं है। कभी आप ये सोचें कि वे सभी विषयों के लिए, सभी कोर्सेज के लिए ऐसा किया गया है। एक बार फिर हम आपको बता दें कि नई शिक्षा की नीति के अंदर बदलाव करते हुए जो बीएड है उसको इंटर के बाद 4 वर्षीय कर दिया गया है और स्नातक के बाद 2 वर्ष कर दिया गया है और स्नातक के बाद 1 वर्ष का कोर्स कर दिया गया है। जी बिल्कुल, 4 साल की डिग्री अगर आपने कर की है, एमए, और उसके बाद बिना एमफिल किए सीधा आप पीएचडी कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं एक राहत की खबर है जो पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए। जी बिल्कुल, तो वास्तव में बहुत बड़ा फायदा होगा। 4 साल की डिग्री जो प्रोग्राम है, अगर और फिर उसके बाद एमए और उसके बाद बिना एमफिल के सीधा आप पीएचडी कर सकते हैं। हालांकि ऐसा पहले भी प्रावधान था, लेकिन बच्चों का प्रवेश नहीं हो पाता था डायरेक्ट पीएचडी में, तो उनको इंतजार करना पड़ता था, इसलिए बच्चे एमफिल के अंदर भाग ले लेते थे। ये रही बात। आज की जो केंद्रीय मीटिंग हुई उसके अंदर ये छात्र नीति में बदलाव किया गया, उसके बारे में हमने लगभग विस्तारपूर्वक आपको बताया। अभी हम हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा सरकार की जो तैयारियां चल रही है, हरियाणा सरकार, घबराइए मत, अच्छी खबर है, आज नहीं तो कल ये चीज शुरू होने वाली है। लॉकडाउन के बाद हरियाणा सरकार कहीं ना कहीं फैसला कर रही है कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के जो स्कूल है वो खोल दिए जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, टीचर्स जितने भी हैं हरियाणा के, उनको पहले से ही बुला लिया गया है। हालांकि बच्चे अभी नहीं जाते, लेकिन इसमें राहत की बात यह भी है कि सरकार का पेरेंट्स पर, यानी कि अभिभावकों पर कोई दबाव नहीं होगा कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजना कंपलसरी हो। अपनी मर्जी से जो बच्चों को भेजना चाहते हैं स्कूल में वो भेज सकते हैं। हालांकि सरकार अभी इस पे चिंतन कर रही है, मंथन कर रही है। 10वीं 11वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल फिलहाल के लिए अभी सरकार कर रही है, मन बना रही है कि उनके लिए खोल दिया जाए और उनको एक शिफ्ट के अंदर बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी कि 15-20 बच्चों की संख्या होगी, ताकि सोशल डिस्टेंस का जो है उसको पालन करते हुए उन चीज़ों का उन बच्चों को स्कूल में बुलाया जाए। जी बिल्कुल नायब साहब, हम आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के द्वारा ये बात कही गई है, ये निर्णय लिया गया है कि जल्द ही आने वाले समय में स्कूलों के अंदर बच्चों को बुलाया जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते पूरे देश भर में स्कूलों को बंद कर दिया गया था और वहीं घर से ही पढ़ाई, उनकी ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है। लेकिन अब हरियाणा सरकार इस बात पर मंथन कर रही है कि बहुत जल्द स्कूलों के अंदर बच्चों को बुलाया जा सकता है। हालांकि शुरुआती दौर में सिर्फ जो 10 और 11 और 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं उन्हीं को बुलाया जाएगा, और वो भी सिर्फ ग्रुपों में बुलाया जाएगा, 15-15, 20-20 बच्चों में, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का फार्मूला बना रहे। जी जी, तो इन करके सरकार अभी चिंतन मंथन कर रही, देखते हैं। हालांकि अभी ये चीजें लागू नहीं की गई है, ये फिलहाल इस पे मंथन चल रहा है। अंतिम अगर हम खबर की बात करें, छात्रों से जुड़ी खबर है, जैसे कि पॉइंट नंबर हम 17 पे बात कर रहे थे कि कॉलेज की जो राजनीति वो लगभग खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें आज की जो खबर है, अगर हम हरियाणा के संगठन की बात करें, इंसो का एक संगठन है, उन्होंने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। बिल्कुल बिंदास हरियाणा के सभी दर्शकों को हम बता दें कि इंसो की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसको भंग कर दिया गया है। जो बच्चे कॉलेजों में पढ़ते हैं अब वो एक बार फिर इस कार्यकारिणी के अंदर भाग लेकर अनेक पदों पर अपने आप को सुशोभित कर सकते। 15 अगस्त तक दोबारा इसका पुनर्गठन किया जाएगा। दिग्विजय चौटाला ने, जो कि इंसो के अध्यक्ष, उन्होंने ये जानकारी दी है। जननायक जनता पार्टी का जो संगठन है, पार्टी है, उनका ही बच्चों का संगठन है, जिसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया। आपको बता दें कि जननायक जनता पार्टी को पहले ही भंग कर दिया गया था, यानी कि उसकी कार्यकारिणी को, और अब जो उनका छात्र संगठन था उसको भी आज भंग कर दिया गया है। 5 अगस्त को ये अपना इंसो का स्थापना दिवस मनाते होते हैं।
इस बार जो इनका स्थापना दिवस मनाने का तरीका होगा वो अभी आज की जानकारी ये दी गई है कि प्रत्येक छात्र हरियाणा के प्रत्येक गांव को सैनिटाइज किया जाएगा, सैनिटाइज करके अपना स्थापना दिवस मनाएंगे। अपना स्थापना दिवस मनाएंगे। बिल्कुल। तो आज की जो मुख्य खबरें थी हमने आपको इस तरह की बताई। जी बिल्कुल। एक बार फिर हम सभी दर्शकों को बता दें कि 34 साल के बाद नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है और कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लिया गया है कि जो हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे देश भर की जो शिक्षा नीति थी, अब उस शिक्षा नीति के अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। जी हाँ, हम आपको बता दें 21वीं सदी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है और बहुत सारे ऐसे कड़े फैसले लिए गए हैं जो आने वाले समय में बच्चों का तो उज्जवल भविष्य बनाएंगे, साथ में अभिभावकों की चिंता और उनकी परेशानियों को कम करेंगे और साथ में जो अध्यापक हमेशा ये शिकायत करते रहते थे कि उनको दूसरे कार्यों में शिक्षा के अलावा दूसरे जो कार्य हैं उनके अंदर शामिल किया जाता है, उनकी ड्यूटियां लगाई जाती है, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं स्वेच्छा से बच्चों को पढ़ा सकेंगे और उनका भविष्य उज्जवल कर सकेंगे। जी बिल्कुल। जाते जाते इंडियन आर्मी से जुड़ी खबर सभी लोगों को पता है, राफेल जो है वो भारत में आ चुका है और भारत के हरियाणा के अंबाला में वो लैंड कर चुका है। ये बहुत ही देश के लिए गर्व की बात है और बिंदास हरियाणा की टीम इंडियन आर्मी को सैल्यूट करती है और निश्चित रूप से हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे देश के अंदर अगर रक्षा की दृष्टि से कोई बात की जाए और अगर हमारा देश मजबूत होता तो हर भारतवासी का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता। और ऐसा ही अब एक बार फिर देखने को मिल रहा है। राफेल जिनको पिछले काफी लंबे समय से एक मुद्दा जो बनाया जा रहा था, लेकिन अब वो मुद्दा खत्म हो गया है और भारत के ही नहीं बल्कि हरियाणा के अंबाला के अंदर सबसे पहले उनको उतारा गया है, उनकी तैनाती की गई है। और ये थी आज की जो अहम खबरें और विशेष तौर से शिक्षा जगत से जुड़ी हुई खबरें जो हमने आपको विस्तार से बने रहिए बिंदास हरियाणा के साथ। हर रोज आपको ऐसे ही अनेक ज्वलन मुद्दों से, अनेक राजनीति के मुद्दों से और अनेक सामाजिक मुद्दों से रूबरू करवाते रहेंगे और आपको दिखाते, बताते और सुनाते रहेंगे कि आखिरकार हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में क्या हलचल है। मुझे और अजय लवान जी को दीजिए इजाजत। देखते रहिए बिंदास हरियाणा। नमस्कार।